गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ताप क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है, फिर तापक्रम को समझा था। फिर उसके बाद तापक्रम को नापने के लिए जो तापमापी विभिन्न प्रकार के बनाए गए थर्मोमीटर, उनको पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पैमाना पढ़ा था, डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रोमर पैमाना, केल्विन पैमाना। उसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने तापीय प्रसार पढ़ा था, और तापीय प्रसार पढ़ने के बाद हम लोगों ने जल के विशेष गुण को पढ़ा था। उसके बाद हम लोग क्वथनांक, गलनांक, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे। अब जहाँ तक पिछले वीडियो में किया था उससे आगे चलते हैं, और आज का जो पहला पॉइंट है वो है क्वथनांक एवं संघनन बिंदु पर दाब का प्रभाव, कि क्वथनांक और जो संघनन बिंदु होता है उस पर दाब का क्या प्रभाव होता है। मैं आपको याद दिला दूं कि क्वथनांक का मतलब क्या होता है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका पदार्थ है उसको द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित करना है। आपको उबालना है ना, तो द्रव से गैस की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है, एक निश्चित ताप पर। ठीक है, एक निश्चित ताप पर कोई चीज़ उबल, जैसे आप सोचो पानी है, पानी एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है और धीरे धीरे द्रव से अपनी गैसीय अवस्था में जाने लगता है। उस बिंदु को कहते हैं क्वथनांक, ठीक है। जबकि संघनन बिंदु क्या होता है, कोई गैस संघनित होकर अपने द्रव अवस्था में आने लगती है, तो उसे संघनन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो क्वथनांक और संघनन बिंदु पर दाब का क्या प्रभाव होता है। अगर दाब को हम लोग बढ़ाएं, किसी भी पदार्थ के लिए हम दाब को बढ़ाएं, तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता है, उसका क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब है कि अब उसे क्वथन करने के लिए, उसको उबालने के लिए हमें ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊष्मा देना पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसीलिए आप समझते हैं कि जो पहाड़ों पर क्या होता है, पहाड़ों पर दाब बढ़ जाता है कि घट जाता है। आप ये बताइए, पहाड़ों पर दाब बढ़ जाता है कि घट जाता है, ठीक है। अब जानते हैं कि एक बात पहाड़ों वाला, एक तो उदाहरण है, एक उदाहरण आपका प्रेशर कुकर वाला है। ध्यान दीजिएगा, प्रेशर कुकर में क्या होता है कि खाना जल्दी पक जाता है। जल्दी खाना क्यों पक जाता है प्रेशर कुकर में? क्योंकि आपका जो उसका दाब होता है, प्रेशर कुकर में जो दाब होता है वो दाब ज़्यादा हो जाता है। जब दाब ज़्यादा हो जाता है तो क्वथनांक क्या हो जाता है, और ज़्यादा हो जाता है। मतलब जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता था या जलवाष्प में बदलने लगता था, वो पानी अब 100 पे ना बदल के और ज़्यादा ऊष्मा उसको देनी पड़ेगी। मान लो 120 पे, 125 पे उबलेगा, तो वो 120 से 125 पे उबलेगा, तो उसमें ऊष्मा भी ज़्यादा होगी। ऊष्मा ज़्यादा होगी तो खाने को जल्दी पका देगा, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगली बात देखी जाए कि अधिक दाब पर संघनन उच्च तापमान पर ही संभव हो पाता है। अधिक दाब पर संघनन उच्च तापमान पर ही संभव हो पाता है। इस संघनन के बारे में था। अगर अगला पॉइंट देखा जाए, क्वथनांक एवं संघनन बिंदु पर अशुद्धियों का प्रभाव। अगर कुछ अशुद्धियां मिलाएं तब क्वथनांक और संघनन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है। अशुद्धियों को मिलाने पर क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे अगर आप ध्यान दो कि अगर पानी में आप नमक मिला दो, पानी में आप क्या मिला दो, नमक मिला दो, तो पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। संघनन अधिक ताप पर भी संभव हो पाता है। अगर संघनन देखो तो अधिक ताप पर ही संभव हो पाता है। कब? जब आप क्या कर दो, उसमें पदार्थ में आप क्या मिला दो, अशुद्धि मिला दो। नेक्स्ट एक बात आप इसको समझ लीजिए, गलनांक में मैंने इसको बताया था शायद, गलनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। गलनांक किसी पदार्थ का दाब बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन अशुद्धि मिलाने पर ये कम हो जाता है। गलनांक कम हो जाता है अशुद्धि मिलाने पर। नेक्स्ट पॉइंट है क्रांतिक तापक्रम। ये क्या होता है क्रांतिक तापक्रम, इसको ध्यान समझिएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, देखिए, कोई भी आपका गैस है, कोई भी गैस है, तो उस गैस के लिए वह अधिकतम तापक्रम, वह अधिकतम ताप जिस पर अगर आप उस गैस को दाब बढ़ाएं, उस गैस का दाब बढ़ाएं और दाब बढ़ा के उसको द्रवित करें। मतलब गैस को आपने, गैस का दाब बढ़ाया और दाब बढ़ाने से गैस किस अवस्था में आने लगी, द्रव अवस्था में। आप देखो गैस का जब दाब बढ़ाओगे तो गैस के अणु पास पास आने लगेंगे, और गैस के पास पास आने से वो द्रव की अवस्था में बदलने लगेंगे। लेकिन उस निश्चित ताप से ऊपर, उस निश्चित ताप से ऊपर अगर उस गैस पे आप दाब लगा रहे हैं, फिर भी वो अगर द्रव अवस्था में न बदले, तो वही जो तापमान होता है उसे कहते हैं हम लोग उसका क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप। क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप। आशा करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात क्या है, पुनर्हिमायन, ठीक है, पुनर्हिमायन। ये पुनर्हिमायन क्या होता है भाई, देखिए, जब कोई आप बर्फ़ है ना, मान लीजिए बर्फ़ है, ठीक है, और बर्फ़ अपने, मतलब बर्फ़ एक आपका निम्न द्रवणांक पे, द्रवणांक मतलब बर्फ़ से आपका द्रव में बदलना, मतलब बर्फ़ आपका पानी में बदल जाए। बर्फ़ एक निम्न द्रवणांक पे आपका पिघल जाए, बर्फ़ आपका एक निम्न द्रवणांक पे पिघल जाए, लेकिन जैसे ही आपको उस स्थिति से आप हटाओगे,
तो वो तुरंत से क्या हो जाता है, बर्फ़ फिर से जम जाता है। बर्फ़ फिर से जम जाता है तो उस बिंदु को कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं पुनर्हिमायन। मतलब फिर से समझिए क्या, बर्फ़ एक निम्न द्रवणांक पे आपका पिघल जाए, लेकिन जैसे ही आप उस प्रक्रिया को हटाते हो या वो अपनी वापस स्थिति में आता है, वो फिर से पुनः जम के बर्फ़ हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पुनर्हिमायन। जैसे आप समझो स्केटिंग होता है ना, इसके बर्फ़ के ऊपर जो फिसलने वाला गेम होता है स्केटिंग, तो स्केटिंग में क्या होता है कि जब दबाव बढ़ रहा है, ये हो क्यों रहा है, पिघल क्यों रहा है, फिर एक ध्यान से बात सुनिए, मुख्य बात तो आप भूल ही रहे हैं, ठीक है। दाब बढ़ाने पर कोई बर्फ़ अपने निम्न द्रवणांक पर ही पिघल जाए, लेकिन जैसे ही दाब हटाओ वह पुनः क्या हो जाए, अपने अवस्था में आ जाए, मतलब फिर से जम जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहोगे आप, पुनर्हिमायन कहोगे। इस प्रक्रिया को पुनर्हिमायन कहोगे। और पुनर्हिमायन का उदाहरण मैंने क्या बताया, स्केटिंग गेम, स्केटिंग वाला गेम। स्केटिंग में आपका किसी स्थान विशेष पे आप जब स्लाइड कर रहे हो तो वहाँ पर बर्फ़ क्या हो जाती है, पिघल जाती है, और आराम से आप स्केट कर जाते हो। भाई नहीं पिघलेगी तो आप स्केट कैसे करो ना, स्केट कर जाते हो, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से हटते हो, दाब बढ़ाया तो पिघल गया और आप स्केट करके आगे बढ़ गए, और फिर आगे जब बढ़ गए तो वहाँ का दाब कम हुआ, वो पुनः बर्फ़ क्या हो जाती है, जम जाती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं पुनर्हिमायन। ओस बिंदु क्या होता है, जब वातावरण में उपस्थित ओस में परिवर्तित हो जाए, वह बिंदु जब वातावरण में उपस्थित जो जलवाष्प है ओस में परिवर्तित हो जाए, वह बिंदु कहलाता है ओस बिंदु या ड्यू पॉइंट। नेक्स्ट, आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, गुप्त उष्मा। मैं एक बार वीडियो देख लूँ, ब्लर वगैरह तो नहीं हो रही है, नहीं अभी तक तो ब्लर वगैरह नहीं हो रही है, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग। आपका अगला पॉइंट है हमारा गुप्त उष्मा। अगला पॉइंट क्या है, गुप्त उष्मा, ठीक है। गुप्त उष्मा लेटेंट हीट, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। क्या होती है गुप्त उष्मा, देखिए गुप्त उष्मा का कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन करता है, जैसे मान लीजिए आपका पानी है, पानी द्रव से गैस में बदलना चाहे या पानी द्रव से ठोस में बदलना चाहे, मतलब पानी को आप बर्फ़ बनाना चाहो या पानी को आप जलवाष्प बनाना चाहो, तो इसको कहते हैं अवस्था परिवर्तन। ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, या द्रव से ठोस में, और या फिर गैस से द्रव में, इसको कहते हैं अवस्था परिवर्तन। जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन करता है तो इस प्रक्रिया में उस पदार्थ और परिवेश के बीच में उष्मा का स्थानांतरण होता है। उष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, और ये जो उष्मा का स्थानांतरण होता है यही उसकी गुप्त उष्मा कहलाती है, यही उसकी गुप्त उष्मा होती है। अगर ध्यान से आप समझें कि किसी एक निश्चित ताप पर, अच्छा ध्यान से समझिएगा, इस प्रक्रिया में ना उस पदार्थ का ताप नहीं बदलता। जब अवस्था बदलती है तो इस प्रक्रिया में उस पदार्थ का ताप नहीं बदलता। मतलब मैं कहूँ कि निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा गुप्त उष्मा कहलाती है। क्या होती है गुप्त उष्मा भाई, किसी एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, वह अपने ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसको ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए क्यों उष्मा लग रही है, तो क्यों बराबर होता है ml, जहाँ m क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान है, जहाँ पर m पदार्थ का द्रव्यमान है, और इस L को कहते हैं गुप्त उष्मा। इसी L को कहते हैं भाई गुप्त उष्मा, ठीक है। इस L को कहते हैं गुप्त उष्मा, ठीक है। ये जो गुप्त उष्मा है L, अगर इसको देखें तो L बराबर लिख सकते हो Q बटे में M। L बराबर क्या लिख सकते हो, Q बटे में M। अगर उष्मा को हम लोग कैलोरी में नापे, ठीक है, उष्मा का मात्रक कैलोरी लें और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम लें, तो गुप्त उष्मा का मात्रक हो जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम। लेकिन अगर उष्मा को हम लोग जूल में नापे, जो SI मात्रक है, और इसके द्रव्यमान को किलोग्राम में नापे, तो जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा आपके गुप्त उष्मा का मात्रक, ठीक है। तो गुप्त उष्मा क्या होती है भाई, जब किसी पदार्थ को अवस्था परिवर्तन करना है तो एक निश्चित ताप पर वो अपनी अवस्था परिवर्तन करने के लिए जितना उष्मा उसमें रिक्वायर्ड होगी, कभी कभी उष्मा क्या होती है, अवशोषित करता है पदार्थ, कभी कभी उष्मा उत्सर्जित करता है, ठीक है। देखेंगे कब अवशोषित कब उत्सर्जित करता है, लेकिन पहले आप समझिए कि निश्चित ताप पर पदार्थ का अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक
आवश्यक उष्मा ही क्या कहलाती है? पदार्थ की गुप्त उष्मा कहलाती है। पदार्थ की गुप्त उष्मा कहलाती है। तो हमने गुप्त उष्मा का क्या आपको मात्रक भी बता दिया, क्या होता है भाई? जूल प्रति किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा क्या होता है भाई? गलन की गुप्त उष्मा, देखो जो गलन की गुप्त उष्मा है इसके बारे में ध्यान समझिए। गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा, ध्यान समझिए। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सबको आप बहुत गहनता से समझने की कोशिश करिए। गलन की गुप्त उष्मा क्या होती है? यह ऐसी गुप्त उष्मा है जो ठोस और द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। ठोस और द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है, इसे गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। मतलब ठोस से द्रव हो जाए या द्रव से ठोस हो जाए, ठोस से द्रव हो जाए या द्रव से ठोस हो जाए, ठोस से द्रव हो जाए या द्रव से ठोस हो जाए, तो उसे हम कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा क्या होती है? ऐसी गुप्त उष्मा जो ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है, जो ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है, उसी गुप्त उष्मा को हम लोग कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा। अब इसमें ध्यान क्या देना है? ध्यान क्या देना है? जब ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रही हो, जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा हो, लेकिन निश्चित ताप पर, किस ताप पर? निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, ठीक है, तो वहां पर उष्मा लगेगी और उस उष्मा को कहोगे गुप्त उष्मा। उस उष्मा को क्या कहोगे? गुप्त उष्मा। लेकिन ये कैसी होगी? गलन की गुप्त उष्मा। कैसे गुप्त उष्मा होगी? गलन की गुप्त उष्मा होगी, ठीक है। अब जब ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा हो, जब पदार्थ क्या कर रहा हो? ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा हो, ठोस से द्रव में परिवर्तित कर रहा हो, तो क्या होता है? पदार्थ उष्मा अवशोषित करता है। पदार्थ क्या करना है? उष्मा अवशोषित करता है। लेकिन अगर पदार्थ द्रव से ठोस में परिवर्तित हो रहा हो, द्रव से ठोस में परिवर्तित हो रहा है किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर द्रव से ठोस में अगर परिवर्तित हो रहा हो पदार्थ, तो जो वहाँ पर गुप्त उष्मा लगती है उसे भी गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं, ठीक है। उसे भी आपका गलन की, एक बार जमता है, जैसे द्रव से ठोस हो रहा है तो जम रहा है, और ये क्या है? जब ठोस से द्रव हो रहा है तो ये गल रहा है, ठीक है, मेल्टिंग है, और ये फ्रीजिंग है, ठीक है। तो आप मेल्टिंग फ्रीजिंग वाला गुप्त उष्मा समझ सकते हो, लेकिन एक निश्चित ताप पर हो रहा हो, एक निश्चित ताप पर हो रहा हो, ठीक है। तो जब द्रव से ठोस में परिवर्तित होता है आपका कोई पदार्थ, जब द्रव से ठोस में परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर पदार्थ से उष्मा निष्कासित होती है, पदार्थ से उष्मा निष्कासित होती है। द्रव का आप टेम्परेचर खींच लेते हो, द्रव का, जैसे पानी का आप टेम्परेचर निकाल लो, पानी का आप टेम्परेचर कम कर दो, तब ना वो क्या हो जाता है? जम के बर्फ़ बन जाता है। जबकि बर्फ़ में आप तापमान दो, बर्फ़ को गर्म करो, तब वो बदल के क्या हो जाता है? आपका पानी बदल जाता है, ठीक है। तो ठोस से द्रव में क्या होगा? उष्मा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा, और द्रव से ठोस में उष्मा को निष्कासित करेगा, उष्मा को निष्कासित करेगा। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं आपका? गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा, इतनी बात आप समझ पा रहे हो? गलन की गुप्त उष्मा भाई साहब। अब देखते हैं हम लोग वाष्पन की गुप्त उष्मा। अच्छा, इसमें चलो अच्छा पहले देख लेते हैं, फिर बर्फ़ की गलन की गुप्त उष्मा बताएंगे। हालांकि मैं बता देता हूँ, जो बर्फ़ के गलन की गुप्त उष्मा होती है, बर्फ़ के गलन की गुप्त उष्मा होती है, गुप्त उष्मा होती है, वो होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ़ के गलन की गुप्त उष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। मतलब 1 ग्राम बर्फ़ को 1 ग्राम पानी बनाना है, ठीक है, 1 ग्राम पानी बनाना है, तो आपको 80 कैलोरी उष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है। 1 ग्राम बर्फ़ को पिघलाने के लिए आपको क्या चाहिए? 80 कैलोरी की उष्मा चाहिए, ठीक है। आप उतना उष्मा दोगे। अच्छा, 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम बर्फ़ बनाना है, तो आप क्या करोगे? 80 कैलोरी उष्मा उसमें से निकाल लोगे, उसमें से 80 कैलोरी उष्मा निकाल लोगे, ठीक है। तो ये होता है बर्फ़ की गलन उष्मा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं ये गलन की गुप्त उष्मा हो गई। वाष्पन की गुप्त उष्मा देखिए, वाष्पन की गुप्त उष्मा देखिए वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होती है? वाष्पन की गुप्त उष्मा द्रव और गैस अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। ये द्रव और गैस अवस्था परिवर्तन से संबंधित होती है। वाष्पन की गुप्त उष्मा द्रव और गैस अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा जो होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त उष्मा। अब ध्यान से देखिए, वाष्पन में भी 2 चीज़ें हो जाएंगी। द्रव से गैस बनाना हो आपको, किसी एक निश्चित ताप पर द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा हो, कोई एक पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है किसी एक निश्चित ताप पर, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको द्रव को
ऊष्मा देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर जो होगा पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करेगा, ऊष्मा क्या करेगा, ग्रहण करेगा, अवशोषित करेगा, ठीक है, ऊष्मा अवशोषित करेगा। जबकि गैस से द्रव अवस्था में ले जाना है तो ऊष्मा क्या करेगा, निष्कासित करेगा। ऊष्मा क्या करेगा भाई, निष्कासित करेगा, ठीक है। गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने पर ऊष्मा क्या करेगा, निष्कासित करेगा। यहाँ पर ऊष्मा निष्कासित करेगा, यहाँ ये क्या करेगा, निष्कासित करेगा, और यहाँ पर क्या करेगा, अवशोषित करेगा, अवशोषित करेगा। इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं बताऊँ कि अगर हम ये बात करें कि वाष्पन की ऊष्मा जल के लिए ना, जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा मतलब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल रहा है जल, ठीक है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल रहा है, पानी से जलवाष्प बदल रहा है, तो उसके लिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। लगभग ये देख रहे हैं, कहीं कहीं आप 536 539 भी पढ़ते हो, लेकिन लगभग 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। मतलब 1 ग्राम पानी को गैस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 540 कैलोरी ऊष्मा उसको देनी पड़ेगी, 540 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। मतलब आप समझो 1 ग्राम गैस है, 1 ग्राम जलवाष्प है, तो उसमें 540 कैलोरी ऊष्मा होती है। इसीलिए आप समझो कि उबलते हुए पानी से ज़्यादा खतरनाक है आपका जलवाष्प, भाप। जो भाप है ना, वो गर्म पानी से भी खतरनाक होता है, भाप गर्म पानी से भी खतरनाक होता है, या ज़्यादा वो हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि भाप में अधिक ऊष्मा होती है, वह अधिक ऊष्मा अपने अंदर निहित किया जाता है, इसलिए वो ज़्यादा खतरनाक होता है। और साथ ही साथ भाप क्या होता है, हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं आपके, उसमें भी घुस जाता है, तो इस कारण भी क्या होता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ने समझा क्या, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अगर नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखें कि अपना अगला टॉपिक जो है वाष्पीकरण, अगला टॉपिक क्या है, वाष्पीकरण। ये वाष्पीकरण क्या होता है, देखो इवेपोराइजेशन कहते हैं इसे ना, वाष्पीकरण। सामान्य ताप पर भी द्रव क्या होता है, द्रव की खुली सतह से वाष्पन की प्रक्रिया होती रहती है, सामान्य ताप पर भी। आप ऐसे समझो, कोई एक थाली में आप पानी रख दो, ठीक है, थोड़ा सा पानी रख दो, और 3 दिन के लिए आप उसे कमरे में रख दो, वो ऑटोमेटिक वो पानी 3 दिन के बाद आप देखते हो कि गायब हो जाता है। बताओ भाई, गायब हो जाता है कि नहीं, ऐसा देखते हो कि नहीं। या आप कपड़ा जैसे सुखाते हो, जैसे आपका कपड़ा सूखता है, तो कपड़ा सूखना भी क्या है, एक प्रकार से वाष्पन की क्रिया ही है, वाष्पन की ही क्रिया है। तो जो सामान्य ताप पर भी किसी द्रव की खुली सतह से द्रव का गैस अवस्था में जब परिवर्तन होता है, तो इसी को आप वाष्पीकरण कहते हो, इसी को आप क्या कहते हो, वाष्पीकरण कहते हो। और वाष्पीकरण की क्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और यह ऊष्मा द्रव स्वयं अपने अंदर से ही प्राप्त करता है, ठीक है, अपने अंदर से ही प्राप्त करता है। अब देखो वाष्पीकरण की अगर बात की जाए तो द्रव अपने अंदर से ही उस ऊष्मा को प्राप्त करता है। इसी कारण क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव ठंडा हो जाता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या हो जाता है, द्रव ठंडा हो जाता है। अब जैसे आप समझो बॉडी स्प्रे आप करते हो ना, बॉडी स्प्रे, तो उसकी जो बॉटल होती है, जब पकड़ के आप स्प्रे करते हो, जब स्प्रे करते हो तो क्या होता है, उसका वाष्पीकरण शुरू हो जाता है, और वाष्पीकरण होने के बाद द्रव क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि द्रव अपने आप में से ही ऊष्मा को निकालता है, तो वो द्रव क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसीलिए आप देखो तो आपके स्प्रे की बॉटल ठंडी लगने लगती है। या फिर आप समझो कि जैसे आपको पसीना होता है, पसीना होता है गर्मियों में, तो सुकून मिलता है, ठंडक महसूस होती है। क्यों, क्योंकि जब पसीना होता है, फिर पसीना जो होता है वो वाष्पीकृत भी होगा, और पसीना जब वाष्पीकृत होगा तो वो अपने साथ, मतलब जो द्रव है वो वाष्पीकरण होगा ना, पसीने का वाष्पीकरण होगा, तो वो जो पसीना आपका द्रव है वो अपने अंदर से ही निहित ऊर्जा को क्या करेगा, निकालेगा, और उस गर्मी को निकालेगा, इसलिए आपको ठंडक महसूस होती है। ठीक है, एक उदाहरण इस तरीके से सकते हैं। और कूलर वाला उदाहरण दे सकते हैं, कूलर में भी वाष्पीकरण के कारण ही आपको ठंडी हवा मिल पाती है। ठीक है, मिट्टी का जो घड़ा वाला उदाहरण है, ये जैसे मिट्टी का घड़ा या सुराही में जो पानी ज़्यादा ठंडा, आप सामान्य से ज़्यादा ठंडा पानी महसूस करते हैं, उसका भी कारण आपका वाष्पीकरण भी है। ठीक है, अच्छा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारण भी है। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण। तो पहला कारण है आपका वाष्पीकरण को जो प्रभावित करता है वो है आर्द्रता। वो क्या है, आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है आपका आर्द्रता। देखो, वायु में जब आर्द्रता होती है तो जल का वाष्पीकरण धीरे होता है। वायु में जब आर्द्रता होती है तो वो जल का वाष्पीकरण क्या होता है, धीरे होता है। इसी कारण क्या होता है कि वर्षा ऋतु में कपड़े आपके धीरे से, मतलब धीरे धीरे सूखते हैं या देर से सूखते हैं। जब वायु में आर्द्रता ज़्यादा होती है तो वाष्पीकरण का दर कम हो जाता है, इसी कारण वर्षा ऋतु में कपड़े धीरे सूखते हैं। ठीक है, एक तो आर्द्रता कारण हो गया। दूसरा कारक क्या है जो वाष्पीकरण को
प्रभावित करता है। दूसरा कारण है आपका तापमान। तापमान देखिए, तापमान जितना ज़्यादा रहेगा वाष्पीकरण की दर उतनी ज़्यादा रहेगी। तापमान ज़्यादा रहने पर वाष्पीकरण भी क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है। जैसे कपड़े आप सुखा रहे हो, खूब धूप हुई है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, ओवरकास्ट कंडीशन है, ठीक है, या फिर बारिश का मौसम है, धूप नहीं है तो कपड़े देर से सूखेंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, वायु की गति। वायु की गति, अब वायु की गति के कारण भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु की गति के कारण भी वायु की गति ज़्यादा तेज़ रहती है तो कपड़े देखो जल्दी सूख जाते हैं। होता क्या है ना, वो जलवाष्प जो द्रव के पास जो जलवाष्प बनता है ना, उस जलवाष्प को जल्दी जल्दी हटाता रहता है, ठीक है, उस जलवाष्प को जल्दी जल्दी हटाता रहेगा तो इसलिए आपका क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर देखें, द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल। द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे आप समझो, एक कटोरी में आप थोड़ा सा पानी रख दो और एक बहुत बड़े से कोई आपका एक छिछला सा बड़ा सा पात्र है, उसमें पानी रख दो, उतना ही पानी। जल्दी कौन सूख जाएगा, जल्दी कौन उड़ जाएगा, जो ज़्यादा बड़े क्षेत्र में रखा गया हो। सिंपल यही बात है कि द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा रहेगा वाष्पीकरण की दर उतनी ही ज़्यादा रहेगी। एक अंतिम उदाहरण देखते हैं, दाब। एक अंतिम उदाहरण देखते हैं, दाब। देखो, जब दाब आप बढ़ाते हो ना तो अधिक दाब होने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। अधिक दाब होने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, नेक्स्ट चीज़ पढ़ने चल रहे हैं उष्मा संचरण या उष्मा स्थानांतरण। उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा विशिष्ट उष्मा। उससे मैं पहले आपको क्या पढ़ाऊंगा, विशिष्ट उष्मा पढ़ाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, विशिष्ट उष्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विशिष्ट उष्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोगों ने गुप्त उष्मा तो खत्म कर लिया, अब गुप्त उष्मा को विशिष्ट उष्मा के साथ रिलेट करके बहुत प्यारे प्यारे बातों को, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। आपका इन दोनों को रिलेट करके कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा बनता है। अच्छा बताइए, जो गुप्त उष्मा था उसमें क्या हो रहा था, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हो रहा था। अच्छा, पदार्थ का जब अवस्था परिवर्तन हो रहा था तो पदार्थ का ताप भी बदल रहा था कि वही ताप रह रहा था? ताप वही था। ताप क्या था, वही था। ताप क्या था, वही था। तो जैसे आप समझो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ़ का क्या बन गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी। बर्फ़ कैसा था, ठोस अवस्था था। पानी कैसी है, पानी कैसी है, द्रव अवस्था है। अवस्था परिवर्तन हुआ, ठोस से द्रव, अवस्था परिवर्तन हुआ, अवस्था परिवर्तन हुआ, लेकिन ताप बदला क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बदल गया, ठीक है। इसलिए इसमें जो उष्मा लगेगी वो कैसी लगेगी, गुप्त उष्मा लगेगी। कौन सी उष्मा लगेगी, गुप्त उष्मा। तो यहाँ वाला सूत्र यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए कितना उष्मा चाहिए, Q बराबर ml से निकालोगे, Q बराबर ml से निकालोगे, क्योंकि यहाँ अवस्था परिवर्तन हुआ एक निश्चित ताप पर। अच्छा, ये तो होगी आपकी गुप्त उष्मा। अब विशिष्ट उष्मा पहले समझते हैं। विशिष्ट उष्मा क्या होती है, विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट इंग्लिश में कहते हैं इसे। उसको कहते हैं लेटेंट हीट गुप्त उष्मा को, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। देखिए, किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब एकांक द्रव्यमान के ताप को ना, किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ का विशिष्ट उष्मा कहते हैं, उसे उस पदार्थ का विशिष्ट उष्मा कहते हैं। आप एक बात समझो, एक उष्मा का फॉर्मूला होता है Q बराबर, आप सब ने पढ़ा होगा, ms डेल्टा टी। Q बराबर ms डेल्टा टी, ठीक है, जहाँ पर m द्रव्यमान है, डेल्टा टी तापांतर है, तापांतर T2 - T1 ना, तापांतर है, Q क्या है, उष्मा है। तो यहाँ से अगर S का मान निकालो तो S बराबर कितना हो जाएगा, Q बटे में m गुणे डेल्टा टी। S बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे में m गुणे डेल्टा टी। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझो, यदि मैं कहूँ, यदि m बराबर 1 किलोग्राम कह दूँ और डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कह दूँ, m बराबर 1 किलोग्राम और डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रख दो, तो इसका भी मान 1, इसका भी 1 मान, तो 1 1 नीचे हो गया, तो Q बटा 1 मतलब Q ही हो जाएगा। तो S बराबर क्या आ जाएगा, S बराबर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। S बराबर क्या आ जाएगा, Q। और ये Q क्या है, उष्मा है, और इस S को कहते हैं विशिष्ट उष्मा। इस S को कहते हैं विशिष्ट उष्मा।
इसी एस को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। मतलब विशिष्ट ऊष्मा क्या है? ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित कर दे। ऊष्मा की वह मात्रा है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम पदार्थ का द्रव्यमान 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित कर दे, बढ़ा दे। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित कर दे, बढ़ा दे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। अब देखो, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा में जो मेन अंतर होता है वो क्या होता है? इसमें क्या होता है? ताप बदलता है। इसमें क्या होता है? ताप बदलता है, अवस्था परिवर्तन जरूरी नहीं है। इसमें ताप बदलता है, अवस्था परिवर्तन नहीं होता। लेकिन गुप्त ऊष्मा में क्या होता है? उसमें अवस्था परिवर्तन होता है लेकिन एक निश्चित ताप पर। अवस्था परिवर्तन होता है लेकिन एक निश्चित ताप पर होता है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक समझ रहे हो आप बात को? अच्छा, यहाँ तक बातों को अगर समझ रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ तक बातों को समझ रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान से आप समझो, एक बात ध्यान समझो। लगभग अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट देखें ना, पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अच्छी खासी होती है, अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए पानी देर से ना, मतलब धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। पानी इसीलिए धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। अगर हम लोग देखा जाए तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4186 जूल, 4186 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये होती है पानी की विशिष्ट ऊष्मा। यह है पानी की विशिष्ट ऊष्मा। अब पानी की विशिष्ट ऊष्मा देखो ये अच्छी खासी मात्रा में है। ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अच्छी खासी मात्रा में है। अच्छा, अगर कैलोरी और जूल में संबंध देखा जाए, तो आप पढ़े होंगे ना, लगभग इतना ही होता है वो 1.48 ना, 1.48। ठीक है, तो आप अगर ध्यान समझो एक बात में, एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ कि मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ है। ठीक है, ध्यान समझो, एक बहुत ही लॉजिकल वे में एक चीज़ समझाने चल रहा हूँ। ठीक है, 2 उदाहरण लूँगा और दोनों को समझाऊंगा। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? ऊष्मा स्थानांतरण, चालन संबंध, ये सब विधि पढ़नी है ना। ठीक है, उसको पढ़ लिया जाएगा। अभी मैं पूरा व्हाइट बोर्ड को रब करना चाहता हूँ और सारी चीज़ों को क्लियरली आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान से बने रहिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 1 ग्राम बर्फ़ जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ध्यान सुनो, 1 ग्राम बर्फ़ है मेरे पास। ठीक है, इसका तापमान कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तापमान कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 ग्राम बर्फ़ जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमें बनाना है वाष्प। इसको क्या बनाना है? वाष्प में परिवर्तित करना है। इसको हमें बनाना है वाष्प। ठीक है, इसको हमें वाष्प बनाना है। अच्छा, बर्फ़ है मतलब H2O, पदार्थ क्या है? H2O, जलवाष्प में बदलना है इसको। ठीक है, तो ये भी आपका पदार्थ H2O ही है। तो हमें ठोस अवस्था से किस अवस्था में पहुंचना है? गैस अवस्था में पहुंचना है। ठोस अवस्था से गैस अवस्था में पहुंचना है। ठीक है, तो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में पहुंचना है। और जो हमारा H2O है ये आपका, इसमें ऊर्ध्वपातन तो होता नहीं है, तो पहले ठोस अवस्था से द्रव में जाओगे, फिर द्रव से गैस में जाओगे, लेकिन इसके जाने की प्रक्रिया को ध्यान से समझिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो बर्फ़ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो बर्फ़ अर्थात ये ठोस जो है, इसको आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाओगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाओगे अर्थात द्रव बनाओगे। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाओगे। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जब ये पानी बन जाएगा ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जब ये पानी बन जाएगा, अब इसकी अवस्था परिवर्तित हो गई। ये क्या हुआ है? अवस्था परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? अवस्था परिवर्तन। लेकिन ताप क्या था? ठीक है, निश्चित एक आपका नियत ताप पर ना, ताप नहीं बदला है, अवस्था परिवर्तन हो गया। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को ना, आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को कहाँ तक ले जाओगे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी पर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी पर। ये नहीं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी सीधे आपका जलवाष्प बन जाए, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी पे जाएगा। अभी भी अवस्था द्रव है। अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, 100 डिग्री पर ही अपनी अवस्था परिवर्तित करने लगेगा। धीरे धीरे अपनी अवस्था परिवर्तित करने लगेगा और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जलवाष्प बनने लगेगा। मतलब अब इसका द्रव से गैस अवस्था में हो गया।
द्रव से गैस अवस्था में। बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बन गया, अब अवस्था परिवर्तन हो गया ठोस से द्रव। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी तक, मतलब उसको उबालोगे कहाँ तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी तक, ठीक है। तो अभी द्रव से द्रव ही है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जलवाष्प बनना शुरू होगा। 100 डिग्री पर ही क्या होने लगेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जलवाष्प बनना शुरू होगा। यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हुई है, यहाँ पर गुप्त उष्मा लगेगी। कैसी उष्मा लगेगी, गुप्त उष्मा लगेगी भाई। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बन गया, यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हुआ है नहीं, द्रव से द्रव ही। यहाँ पे विशिष्ट उष्मा रहेगी, यहाँ पर विशिष्ट उष्मा लगेगी। यहाँ पर कौन सा वाला सूत्र लगेगा, विशिष्ट उष्मा वाला। यहाँ लगेगा Q बराबर ml वाला सूत्र, और यहाँ पर लगेगा Q बराबर ms डेल्टा टी वाला सूत्र, या डेल्टा टी, आप जो भी स्मॉल टी लिख लो, कैपिटल टी लिख लो टेम्परेचर को। तो यहाँ पर Q बराबर ml वाला सूत्र लगेगा, और यहाँ पर Q बराबर ms डेल्टा टी वाला सूत्र लगेगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड जलवाष्प में बदल गया, मतलब ये द्रव से गैस हो गया, ये द्रव से गैस हो गया, तो यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो गई, यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो गया। और अवस्था परिवर्तन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे लगेगी कौन सी उष्मा, गुप्त उष्मा। यहाँ पे कौन सी उष्मा लगेगी, गुप्त उष्मा। यहाँ Q बराबर ml वाला सूत्र लगेगा, यहाँ Q बराबर ml वाला सूत्र लगेगा। इस प्रकार से हम लोग 1 ग्राम बर्फ को जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसको हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जलवाष्प बनाने में कामयाब हुए। ठीक है, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जलवाष्प बनाने में कामयाब हुए, मतलब जलवाष्प में बदलने में कामयाब हुए। अगर पूछा जाए कि इस पूरी प्रक्रिया में कितनी उष्मा लगेगी या कितनी उष्मा चाहिए हमें, ठीक है, तो आप ध्यान समझो। पहले बर्फ को गलाओगे तो बर्फ की गलन, यहाँ पर क्या होगी, गलन की गुप्त उष्मा। तो यहाँ पर जो उष्मा लगेगी, मान लो Q1 उष्मा है, ठीक है, Q1 उष्मा है, ये बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा Q1 उष्मा है। तो Q1 उष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी होती है। कितनी होती है भाई, 80 कैलोरी होती है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनेगा। 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी आप जब बनाओगे तो इसमें भी आपको लगेगा Q बराबर ms डेल्टा टी लगाओगे। 1 ग्राम S को देखो सूत्र लगा दो, इसको हम Q2 मान लो, ठीक है, Q2। तो M बराबर 1 ग्राम, ठीक है, गुणे S कितना हो जाएगा भाई, S कितना हो जाएगा, 1 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है, प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और टेम्परेचर में चेंज कितने का हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। टेम्परेचर में भाई 0 से लेकर 100 तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज नहीं हुआ, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 100 कैलोरी। Q2 कितना आ गया, 100 कैलोरी उष्मा आपको लगेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को गर्म करने में। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे क्या हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जलवाष्प में बदलेगा, ठीक है, जलवाष्प में बदलेगा, ठीक है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी उसी पर क्या जलवाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा, ये जलवाष्प बदलेगा। और इसमें यहाँ पर मान लो Q3 उष्मा लग रही, यहाँ पर आपकी कौन, वाष्पन की गुप्त उष्मा होगी। किसकी उष्मा होगी, वाष्पन की गुप्त उष्मा होगी। और उसको मैंने बताया था कितना होता है पानी के लिए, 540 कैलोरी होती है, 540 कैलोरी होती है, ठीक है, 540 कैलोरी होती है। तो मतलब यहाँ से यहाँ टोटल पहुँचने में कुल उष्मा कितनी लगी, कुल उष्मा कितनी लगी, आप जोड़ लो, 80 प्लस 100 प्लस 540, 80 प्लस 100 प्लस 540, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 720 कैलोरी। 720 कैलोरी उष्मा इस पूरी प्रक्रिया में लगेगी। बताओ, ध्यान से बताओ, समझ में आया कि नहीं, ध्यान से बताओ, समझ में आया कि नहीं। अगर आपको वीडियो बहुत मज़ेदार लग रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। सब लोग देखें, सब लोग सीखें ना भाई। बताओ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है भाई, हमें नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ध्यान से एक उदाहरण और हम लोग देखते हैं और फिर सीधे चलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे उष्मा संचरण और उष्मा संचरण की विधियाँ, उष्मा संचरण और उष्मा संचरण की विधियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, एक उदाहरण और कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखिए ना, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, अगर मैं कहूँ कि मान लो -30 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ़ है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ़ है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ़ है, इसको आपको बदल के ले जाना है, इसको आपको पहुंचाना है मान लो 320 डिग्री सेंटीग्रेड के जलवाष्प तक, 320 डिग्री सेंटीग्रेड के जलवाष्प तक पहुंचाना है, जलवाष्प तक, ठीक है।
-30 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ़ है, इसको 320 डिग्री सेंटीग्रेड का जलवाष्प बनाना है। ध्यान समझिए, आपको ये बताना है कि क्या प्रक्रिया अपनाओगे। आपको ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं दे रहा हूँ कितना द्रव्यमान है, ये सब कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। बस आप ये जान लो कि कितना भी द्रव्यमान हो हमसे उससे मतलब नहीं, m द्रव्यमान है, मान लो m द्रव्यमान है बर्फ़ का और -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे सवाल पूछता तो उसमें आपको द्रव्यमान देगा, उसमें विशेष जल की विशेष उष्मा देगी, हर बात देगा, तब आपको कैलकुलेट करवाएगा ना। उसकी बात नहीं करते, बस प्रक्रिया को समझते हैं कि कितने बच्चे समझ पा रहे हैं। सबसे पहले क्या करोगे मेरे दोस्तों, पहले -30 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ को, -30 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ पर लाओगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ पर लाओगे, मतलब ठोस से ठोस ही ले आओगे। ये ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि हम लोग किसी भी पदार्थ को उसके हिमांक, उसके गलनांक, उसके क्वथनांक, उसके संघनन बिंदु पर ही अवस्था परिवर्तन करवा पाते हैं। बर्फ़ को अगर आपको द्रव में अर्थात पानी में बदलना है तो आपको उसको गलनांक बिंदु पर ही ले आना पड़ेगा, जमाना है तो उसको हिमांक बिंदु पर ही ले आना पड़ेगा। पानी को आपको द्रव में गैस में बदलना तो उसके आपको क्वथनांक बिंदु पर ही लाना पड़ेगा, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पहुंचाना पड़ेगा। तो सबसे पहले -30 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ को, जो कि ठोस अवस्था में है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ अर्थात ठोस अवस्था तक ले जाएंगे। ठोस से ठोस अवस्था परिवर्तन नहीं हुई, ठोस से ठोस अवस्था परिवर्तन नहीं हुई, लेकिन तापमान बदला, तो यहाँ पर कौन सा वाला उष्मा का कॉन्सेप्ट लगेगा? विशिष्ट उष्मा। मतलब यहाँ पर सूत्र लगाओगे Q बराबर ms डेल्टा टी, Q बराबर ms डेल्टा टी, विशिष्ट उष्मा वाला सूत्र लगेगा। अच्छा, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ को न भैया, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ को न भैया आप क्या करोगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाओगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाओगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाओगे। अब बर्फ़ से पानी बना तो ये अवस्था परिवर्तन हो गया, ठोस से द्रव हो गया, ठोस से द्रव हो गया, अवस्था परिवर्तन हो गई, अवस्था परिवर्तन हो गया, अवस्था परिवर्तन हो गया एक निश्चित ताप पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या हो गया? अवस्था परिवर्तन, तापमान नहीं बदला। अब यहाँ पर जो उष्मा होगी वो गुप्त उष्मा होगी, यहाँ पे उष्मा जो होगी गुप्त उष्मा होगी, मतलब यहाँ पे सूत्र लगेगा Q बराबर ml वाला, Q बराबर ml वाला। इसको मान लो Q1 मान लेते हैं तो इसको Q2 मान लेते हैं, ठीक है। Q बराबर ml वाला सूत्र लगेगा भैया। अच्छा, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को ना मेरे दोस्त, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी पर ले जाओगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी पर ले जाओगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी पर ले जाओगे। पानी से पानी ही, द्रव से द्रव ही है, ठीक है। अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन तापमान बदला, उष्मा इसको देना पड़ा होगा। Q बराबर ms डेल्टा टी लगाओगे, Q बराबर ms डेल्टा टी लगाओगे, Q बराबर ms डेल्टा टी लगाओगे। मान लो ये Q3 है, यहाँ पर विशेष उष्मा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर कौन सा? विशेष उष्मा, यहाँ पर विशिष्ट उष्मा, यहाँ पे कौन सी उष्मा? गुप्त उष्मा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी उष्मा? विशिष्ट उष्मा, यहाँ पर कौन सी उष्मा? विशिष्ट उष्मा। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को आप क्या करोगे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जलवाष्प बनाओगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जलवाष्प बनाओगे। द्रव से, मतलब पानी से जलवाष्प बना तो द्रव से गैस हो गया, द्रव से गैस हो गया, मतलब अवस्था परिवर्तन हुई, अवस्था परिवर्तन हुआ, अवस्था परिवर्तन हो गया, ठीक। अवस्था परिवर्तन हो गया मतलब यहाँ पे कौन सी उष्मा? गुप्त उष्मा। कौन सी उष्मा? गुप्त उष्मा। तो यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा? या मान लो यहाँ पे Q4 उष्मा लग रही है तो यहाँ पे Q बराबर ml वाला सूत्र लगेगा, Q बराबर ml वाला सूत्र लगेगा। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जलवाष्प को मेरे डियर फ्रेंड्स, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जलवाष्प को 320 डिग्री सेंटीग्रेड का जलवाष्प बनाओगे, 320 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके जलवाष्प बनाओगे। जलवाष्प पे जलवाष्प मतलब गैस से गैस, अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन तापमान बढ़ा है, उष्मा देनी पड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर विशिष्ट उष्मा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, विशिष्ट उष्मा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, विशिष्ट उष्मा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और फॉर्मूला लगेगा, अगर ये मान लो Q5 है तो ms डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगेगा, ms डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगेगा। मतलब ऋण 30 डिग्री सेंटीग्रेड को बर्फ़ को 320 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बनाने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 ये टोटल उष्मा लगेगी, ये टोटल उष्मा लगेगी। अगर आपको शानदार तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए, उनको भी समझ में आए भाई, उनको भी साइंस समझ में आए, उनको भी मज़ा आए इन सब चीज़ को देखकर, उनको भी मज़ा आया ये सब चीज़ देखकर, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं तो बहुत मज़ेदार बात है, तब बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं, उष्मा स्थानांतरण, ठीक है, उष्मा स्थानांतरण, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र, हीट का ट्रांसफ़र, उष्मा स्थानांतरण, ठीक, उष्मा स्थानांतरण और उष्मा स्थानांतरण की विधियाँ,
उष्मा स्थानांतरण एवं उष्मा स्थानांतरण की विधियाँ। उष्मा स्थानांतरण एवं उष्मा स्थानांतरण की विधियाँ, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब ताप का अंतर होता है ना, जब किसी एक वस्तु में ताप का अंतर होता है, मान लो एक ही वस्तु है लेकिन उसके दो भिन्न भिन्न हिस्सों में ताप का अंतर होता है, तो क्या होता है, उष्मा का स्थानांतरण शुरू हो जाता है। ठीक है, ताप में अंतर के कारण उष्मा का एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ बहना भी उष्मा स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, ताप का अंतर है, जैसे आप समझो, आप ऐसे समझो, ठीक है, बर्फ़ आपने अपनी हथेली में लिया, आप अपने हथेली में भरे तो आपको ठंडा लगने लगता, होता क्या है, बर्फ़ का तापमान कम है, आपका हथेली का तापमान सामान्य पर्यावरण तापमान या रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो होता क्या है, उष्मा सदैव अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होने लगती है, इसलिए और तो ये उष्मा का स्थानांतरण होने लगा, और तब तक होता रहता है जब तक दोनों का तापमान क्या न हो जाए, बराबर न हो जाए, और इसी प्रक्रिया को उष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। अब उष्मा स्थानांतरण की 3 विशेष प्रकार की विधियाँ होती हैं, 3 विधियाँ होती हैं, उष्मा स्थानांतरण की 3 विधियाँ होती हैं, ध्यान समझो कौन कौन सी विधि होती है। एक विधि होती है चालन विधि, एक विधि क्या होती है, चालन विधि, इसको कहते हैं कंडक्शन, इसको कहते हैं कंडक्शन, चालन विधि। एक विधि होती है आपकी संवहन विधि, संवहन इसे कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। और एक विधि होती है विकिरण, एक विधि होती है विकिरण, इसे कहते हैं रेडिएशन, इसे क्या कहते हैं, रेडिएशन। आप ध्यान से समझिएगा मित्र, बहुत ही शानदार तरीके से इसका क्लासिफिकेशन मैं समझाने चल रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से इसका क्लासिफिकेशन मैं कराने चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, उष्मा संचरण की या उष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियाँ होती हैं, 3 विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी, चालन, संवहन और विकिरण। चालन में क्या होता है, चालन में क्या होता है, जो माध्यम के कण होते हैं ना, जो माध्यम के कण होते हैं, बिना अपना स्थान बदले, बिना स्थान अपना बदले, वो अपने उष्मा को अपने बगल वाले कण को स्थानांतरित करते जाते हैं, और इसी कारण उष्मा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको दिखाता हूँ। मान लो ये एक लोहे की रॉड है, मान लो ये एक लोहे की रॉड है, ठीक है, ये एक लोहे की रॉड है मान लो, ठीक है, ये लोहे की रॉड है, ठीक है, और इस छोर पर मैं इस छोर पर इसको उष्मा देकर गर्म करने लगा, ठीक है, उष्मा देकर इसको इस छोर पर गर्म करने लगा। अब इस छोर पर जब गर्म करूँगा तो यहाँ पर माध्यम के कण होंगे कि नहीं, यहाँ पर माध्यम के कण होंगे कि नहीं भाई। ये आपका लोहे की छड़ है, ये क्या है, लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ है, ठीक है। अब इसको जब मैं एक छोर पर गर्म कर रहा हूँ, एक छोर पर जब इसको गर्म कर रहा हूँ, और मान लो यहाँ पर कोई इसको पकड़े हुए है या फिर छोड़ो नहीं पकड़े हुए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको एक छोर पर गर्म कर रहा हूँ, तो गर्म होने से ये जो यहाँ वाले जो कण होंगे, इसमें उष्मा ज़्यादा आ जाएगी, ये गर्म हो जाएंगे, उष्मा ज़्यादा हो जाएगी, तो अधिक उष्मा वाले कण अपने स्थान पर रह के ही अपने बगल वाले को उष्मा देते देते धीरे धीरे उष्मा का स्थानांतरण आपका इस छोर तक पहुंचा देते हैं, इसलिए ये छोर भी गर्म महसूस होने लगता है। और इसी विधि को कहते हैं उष्मा स्थानांतरण की चालन विधि, उष्मा संचरण की चालन विधि, हीट ट्रांसफर की कंडक्शन विधि, ठीक है। इट इज़ द कंडक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ध्यान समझिए, मतलब आप कह सकते हो इसमें जो कण के माध्यम होते हैं ना, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, उष्मा संचरण या स्थानांतरण में माध्यम के कण बिना अपना स्थान बदले उष्मा स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया चालन विधि, ये क्या हो गया, चालन विधि। अब संवहन विधि में क्या होता है, प्रायः संवहन विधि गैसों या द्रव में होती है, गैस या द्रव में होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो माध्यम के कण होते हैं ना, वो उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होकर कहते हैं, बह के कहते हैं। देखो, द्रव या फ्लूइड मतलब होता है तरल, तरलों में क्या होता है, बहने का गुण होता है, तरल में क्या होता है, बहने का गुण होता है, क्योंकि उसके अणु आपके दूर दूर होते हैं, जबकि ठोस में अणु पास पास थे, ठीक है। तो जब इसको गर्म करोगे, जब जैसे आप पतीले में पानी रख के गर्म, तो पतीला का पानी नीचे आपका गर्म होता है, तो ये जो पानी का जो नीचे वाले कण होंगे ना, वो आपके उड़ के मतलब ऊपर तक जाएंगे, गति करके ऊपर तक जाएंगे, और ऊपर को भी क्या करने लगते हैं, गर्म करने लगते हैं, ऊपर के भी कणों को गर्म करने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, माध्यम के कण
अपना स्थान बदल कर अर्थात गति करके, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करके ऊष्मा संचरित करते हैं, ठीक है, करते हैं। मतलब इसमें माध्यम के कण अपना स्थान बदलते हैं, जबकि इसमें माध्यम के कण अपना स्थान नहीं बदलते हैं। और विकिरण एक ऐसी प्रकार की ऊष्मा संचरण की विधि है, जिसमें माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण आपका एक ऐसा ऊष्मा संचरण की विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो किसी भी गर्म वस्तु से ऊष्मा जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी निकलती है, और वो उसी का उदाहरण है ना। तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता, तो माध्यम के कण क्या होंगे? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, मतलब ट्रांसफर होती है, ठीक है। जैसे सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचना, वो एक विकिरण का ही उदाहरण है। दूसरी बात, ये प्रायः ठोसों में होती है। चालन विधि प्रायः ठोसों में होती है। ये किसमें होती है? ठोसों में होती है। जबकि संवहन ये द्रव और गैसों में होती है, द्रव एवं गैसों में होती है। जबकि विकिरण के लिए तो माध्यम ही नहीं है ना, माध्यम ही नहीं। और अगर मान लो माध्यम हुआ तो माध्यम पारदर्शी हो सकता है, बस केवल और केवल पारदर्शी हो सकता है, नहीं तो माध्यम तो होता ही नहीं है। अच्छा, चालन विधि में ऊष्मा जो है वो तिरछे मार्ग पर चल सकती है, आड़ा तिरछा ऐसे चल सकती है, ठीक है। ऊष्मा आड़ा तिरछा चल सकती है। तो चालन विधि में ऊष्मा तिरछे मार्ग पर चल सकती है, साथ ही साथ संवहन में भी तिरछे मार्ग पर चल सकती है। लेकिन विकिरण में सदैव सरल रेखा में चलती है। विकिरण ऊर्जा जो होती है, ये ऊष्मा स्थानांतरण का जो आपका विकिरण विधि होती है, इसमें ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव सीधी रेखा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो चालन, ऊष्मा स्थानांतरण जो चालन विधि है, ये बहुत धीरे धीरे होती है, ठीक है, ये बहुत धीरे धीरे होती है। और संवहन जो होती है, ये भी आपका लगभग धीरे धीरे ही होती है, ये बहुत तेज़ नहीं होती, ये भी धीरे होती है। लेकिन ऊष्मा संचरण की या ऊष्मा स्थानांतरण की जो विकिरण विधि है, बहुत तेज होती है, ये बहुत तेज गति से होती है, और उसकी जो गति होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। प्रकाश के चाल के बराबर मतलब आप समझो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की ये गति होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति होती है। तो सबसे ज़्यादा तेज गति से कौन सा होता है? विकिरण होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ध्यान समझो तो विकिरण तो आपका निर्वात में भी हो सकता है, क्योंकि इसको माध्यम तो चाहिए नहीं, तो विकिरण निर्वात में हो सकता है, लेकिन संवहन निर्वात में नहीं हो सकता। और आपका चालन विधि भी निर्वात में संभव नहीं है। इस बात को आप लोग समझ पाए? यहाँ तक बातें क्लियर है भाई? पक्की बात बताओ। अगर यहाँ तक बातें क्लियर है तो पक्की सी बात बताओ। उदाहरण में कुछ बता दूँ। जैसे संवहन का एक उदाहरण बताता हूँ। संवहन का उदाहरण यहाँ पे एक चित्र बना के दिखाता हूँ मैं आपको। संवहन के उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक चित्र बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको। आशा करता हूँ आप लोग जो बच्चे नहीं लिख पाए होंगे, प्लीज़ आप लोग क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके फिर आप लोग लिख लीजिएगा जो लिखना चाहें, ठीक है। संवहन विधि का मैं एक उदाहरण दिखाने चल रहा हूँ। देखो, ये मान लो ये धरातल है ना, पृथ्वी तल है, और पृथ्वी तल के बाद ये मान लो सागर है। ये मान लो समुद्र है, ठीक है। ये समुद्र है और ये आपका धरातल है ना, ये पृथ्वी तल है, ठीक है। पृथ्वी तल है। अब जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, ठीक है। अब सूर्य की रोशनी तो भाई यहाँ पर भी पड़ेगी, समुद्र में भी पड़ती है, लेकिन सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी तल जो है ना, वो समुद्र के तल के अपेक्षा में पृथ्वी तल जल्दी
और ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पानी का विशेष ऊष्मा क्या होती है, ज़्यादा होती है तो धीरे धीरे गर्म भी होता है, धीरे धीरे ठंडा भी होता है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी तल ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब पृथ्वी तल जब गर्म हो जाता है तो पृथ्वी के पास की जो हवाएँ होती हैं, पृथ्वी के पास की जो वायु है, पृथ्वी के पास की जो वायु होती है ये गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म, क्योंकि धरातल गर्म हो गया, धरातल का ताप बढ़ गया तो इससे पास की वायु का भी ताप बढ़ जाता है। और वायु का जब ताप बढ़ जाता है, वायु जब गर्म हो जाती है तो वायु हल्की हो जाती है। वायु क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है, और ये हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, ठीक है। तो अब मतलब देखो यहाँ का स्थान क्या हो गया? खाली हो गया, यहाँ का स्थान खाली हो गया और ये वायु ऊपर आ गई, ये गर्म वायु ऊपर आ गई, ठीक है। अब ये स्थान खाली हो गया और जैसे ही स्थान खाली होता है तो यहाँ पर दाबांतर, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दाबांतर, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और यहाँ से जो रिलेटिवली, जो आपेक्षिक या सापेक्षिक रूप में यहाँ की वायु जो ठंडी होती है, वो ठंडी वायु यहाँ पर स्थान लेने के लिए आपका इधर से इधर बहने लगती है, आपका स्थान लेने के लिए, ठीक है। ये खाली स्थान लेने के लिए यहाँ की जो रिलेटिव ठंडी वायु है ना, यहाँ की अपेक्षा जो ठंडी वायु है वो स्थान लेने की इधर से इधर बहने लगती है और इसी को कहते हैं समुद्री समीर। इसी को कहते हैं समुद्री समीर। इसी को कहते हैं समुद्री समीर, जो कि संवहन विधि का एक उदाहरण है, जो कि संवहन विधि का एक उदाहरण है। ये शानदार सा उदाहरण मैंने आपको दिखाया, समझाया। अब चलिए कुछ नेक्स्ट बातों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए कुछ नेक्स्ट बातों पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं और फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा तो नहीं कह सकते, ठीक है, छोटा ही रहेगा। लंबा मैंने तो सोचा था पूरा 1.5 घंटा पढ़ाऊँगा, लेकिन लग नहीं रहा कि वो संभव हो पाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और आज मैं अपने ही घर पे शूट कर रहा हूँ, ठीक है, सेंटर पे शूट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ तक की बातें कर ली हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। आज की चीज़ें आपको कैसी लगी कमेंट आप करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट आप लोग ज़रूर किया करिए, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।